वाइब्रेंट गुजरात का शानदार आगाज हो गया है। इस बार की टैग लाइन है शेपिंग अ न्यू इंडिया, मतलब नए भारत के निर्माण की तैयारी। वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी, जब भी कारोबार या बिजनेस की बात आती है तो गुजरात और गुजराती सबसे पहले जहन में आते हैं। धंधा करना गुजराती से बेहतर कोई नहीं समझता। दे मीन बिजनेस। देश की कई टॉप कंपनियां गुजरात से ही हैं, लेकिन हम आज इस शो में उन कंपनियों की बात करेंगे जो बहुत वाइब्रेंट हैं। आज भले ही वो छोटी हैं, लेकिन वो भविष्य में ऊंची उड़ान भरने की पूरी तरह से तैयार हैं। तो अगले आधे घंटे में हम लोग आपको कुछ इंटरेस्टिंग गुजरात बेस्ड, गुजरात सेंट्रिक कंपनीज हाईलाइट करेंगे। हम लोग यानी कि मैं और हमारी पूरी टीम इस समय स्टूडियोज में मौजूद है और इन स्टॉक्स पे बातचीत करने के लिए विकास सेठी फिनमार्ट के जोड़ेंगे। तो आप बदानू स्वागत छे। आभार। सही बोला प्रदीप, सही बोला। आभार आपको। क्या धन्यवाद। अच्छा, मैंने गलत बोला। ठीक है। और क्या लिख के लाया हूं मैं, बल्कि तो गुजरात। अब इसकी बात क्योंकि गुजरात की अहमियत तो हम सब जानते हैं। टॉप 3 मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड स्टेट्स में इस देश के कुल जीडीपी का 8% गुजरात से, जो हम कुल इंडिया से एक्सपोर्ट करते हैं 20% से ज्यादा गुजरात से होता है। कुल पॉपुलेशन जो गुजरात की है 40-45% अर्बन एरियाज में रहती है और ये स्टेट जो है टॉप स्टेट है। पोर्ट्स, टेक्सटाइल्स, केमिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स, मशीनरी, इक्विपमेंट, प्लास्टिक प्रोडक्ट्स गजब है। और गुजरात गजब है और साथ साथ में गुजरातीज। देश के प्राइम मिनिस्टर आपकी स्क्रीन पर और देश के टॉप बिजनेसमैन, ये सब गुजरात को बिलोंग करते हैं। तो प्रदीप, ऐसा क्या है गुजरातियों में जहां हाथ डालते हैं? गुजरात में है। मैं नॉन रेजिडेंट गुजराती हूँ। मैं बनारस में पला बढ़ा हूँ। बनारस में घर के बगल में गंगा नदी है। गुजरात का बहुत बड़ा हिस्सा है जहाँ हाल तक भी पानी की बहुत बड़ी कमी है। तो इतनी मुश्किलें हैं इस प्रांत में। इतना बड़ा एक एरिया है जहाँ पर आपके लिए रहना, काम करना, कारोबार करना बड़ा मुश्किल होता है। तो मुश्किल से जूझने की क्या आदत पड़ जाती है। और जाहिर है कि खेती बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ी तो व्यापार बढ़ा, इसलिए आपको गुजराती व्यापारी हर जगह मिलेंगे। और गुजरात के लोग गुजराती मेनली व्यापार करना चाहते हैं क्योंकि वो काम उन्होंने लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी किया है। नहीं, गजब है। और जाने जाते हैं बिजनेस के लिए, जहां पे हाथ डालते हैं। और हिंदुस्तान, और ऐसे नहीं गुजराती गुजरात में करते हैं। विदेश में जाके आप यूएस में वो पटेल्स का स्टोरी सुनिए, आप धंधो इन्वेस्टर पढ़िए, आप कैसे उन्होंने पूरा कब्जा करा वहां के मोटेल कारोबार में। गजब है। तो ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरी, ऐसी कुछ इंटरेस्टिंग स्टॉक्स हम लोग आज हाईलाइट करने वाले हैं। शुरुआत कौन करेगा? मैं कर देता हूँ। गुजरात मीन्स बिजनेस। और आप देख लीजिए, सबसे पहले जो वाइब्रेंट गुजरात भी समिट शुरू हुई, उसके बाद कई राज्यों ने इस तरह की समिट शुरू करी। तो फर्स्ट मूवर तो दरअसल गुजराती ही हैं। और देखिए, बढ़िया कंपनियां अगर आप खरीदते हैं गुजरात की, तो आपको बहुत लंबा पैसा बनाकर वो कंपनियां देती हैं। मैं बात कर रहा हूँ AIA इंजीनियरिंग कंपनी की। और ये वो कंपनी है जिसने बहुत ही शानदार प्रदर्शन दिखाया। मेरे माइक में कुछ दिक्कत है, नाम मैंने बता दिया है, आप जरा किसी दूसरे के पास जाइए, तब तक मैं ठीक बात। तो समझ में आ रहा है माइक में कुछ प्रॉब्लम है। माइक, हाँ, कुछ इशू आ रहे हैं, आवाज भी अच्छी क्लियर नहीं आ रही आपकी। फिर कोई और अगला स्टॉक कोई और बता दे। प्रदीप ही बताए। प्रदीप के लिए मैं लेकर आया हूं। प्रदीप, तुम्हारा क्या नहीं, तुम्हारा कया स्टॉक छे? तो अपना राजकोट ની एक कंपनी કયા સ્ટોક છે? તમારો કયો સ્ટોક? કયો સ્ટોક? सिंगुलर है तो अपना राजकोट ની एक कंपनी है अतुल ऑटो। हिंदी में बताऊं आगे अपने दर्शकों की सुविधा के लिए। तो ये स्टॉक जाना जाता है 3 व्हीलर्स के लिए, काफ़ी जानी मानी कंपनी है। और हाल में क्यों इस पर ज़्यादा फोकस बढ़ा है, क्योंकि देखिए आपने इसके हर महीने सेल्स के नंबर आते होंगे और आप देखते ही होंगे दिसंबर में इनकी सेल्स 50% बढ़ गई, 50%। इसके पहले अक्टूबर में भी करीब करीब इतनी ही ग्रोथ देखने को मिली थी। और इस साल अब तक का हिसाब देखिए तो 21% की सेल्स अप्रैल से दिसंबर बढ़ी है। हम ऑटो सेक्टर में स्लो डाउन की बात कर रहे हैं इन दिनों, हर एक सेगमेंट में, चाहे आप कमर्शियल व्हीकल देखिए, चाहे आप कारों में देखिए, 2 व्हीलर्स भी कह रहे हैं कि इतनी ग्रोथ नहीं आ रही। और ऐसे में ये एक कंपनी है जो लगातार अपनी ग्रोथ को बढ़ा रही है। इसमें होता क्या है कि ये एक राज्य में इनको अप्रूवल्स वगैरह चाहिए होते हैं और उस हिसाब से काम चलता है। तो अभी इन्होंने एक ग्रोथ का नया सिलसिला शुरू किया है और उस लिहाज से करीब 18 देशों में अब ये एक्सपोर्ट भी करना शुरू कर चुके हैं। लेकिन अभी ट्रायल बेसिस पे, छोटा अमाउंट है, ट्रायल चल रहा है। अगर ये कामयाब होते हैं, दुनिया के कुल 30-35 देश ही ऐसे हैं आशीष जहाँ पे 3 व्हीलर चलते हैं, बाकी तो जगह 3 व्हीलर चलते भी नहीं है। तो उनमें से करीब आधे में इन्होंने एक ट्रायल शुरू किया है। और अगर यहाँ पे
कुछ 8-10 मार्केट भी ये कैप्चर करने में कामयाब हो गए तो ये बहुत बड़ी सफलता होगी इनके लिए। तो ऐसी स्थिति में इस वक्त अगर आपको एक ऐसा स्टॉक ढूंढना है ऑटो सेक्टर में जहां अच्छी ग्रोथ आ रही है, और इन्होंने इनकी नज़र बहुत आगे है। JBM ऑटो के साथ हाल में इन्होंने एक टाइप किया है जहाँ पे ई व्हीकल पे काम शुरू कर चुके हैं। तो आज आप बाइक्स के लिए, गाड़ियों के लिए ई व्हीकल की बात कर रहे हैं, तो धीरे धीरे 3 व्हीलर्स की भी बारी आने वाली है, तो उसकी तैयारी इन्होंने अभी से शुरू कर दी है। अच्छा, डेट फ्री कंपनी है, 25% के करीब ROE दिखाई देता है, तो इस कंपनी में मुझे सारे संकेत जो भी मैंने देखे काफ़ी स्ट्रॉन्ग नजर आए। और राजकोट की जानी मानी कंपनी तो है, जाना माना ब्रांड है, और अभी ये सीमित एरिया में ही है, तो इनके लिए देश के अंदर ही ग्रोथ के लिए काफ़ी मौके, जैसे मैंने कहा कि एक के बाद एक स्टेट में जाकर के अप्रूवल्स वगैरह लगते हैं। अब जानते हैं ऑटो का जो पूरा का पूरा कारोबार है वही लाइसेंस पे चलता है, सरकार के कंट्रोल में चलता है, तो धीरे धीरे ये इसको बढ़ा रहे हैं और ये ग्रोथ सस्टेन होती हुई नजर आ रही है। और इनफैक्ट जो लास्ट नंबर्स आए थे मंथली सेल्स के, मुझे याद है गजब के नंबर्स इस कंपनी डिलीवर कर रहे थे। गुजरात सेंट्रिक, गुजरात में सबसे बड़ा धंधा है इसका, उसके बियॉन्ड अब फैलने की कोशिश, तो दिल्ली, बैंगलोर जैसे मार्केट्स में इन्होंने अपने प्रोडक्ट्स उतारे हैं, और अभी तो बहुत बड़ा बाजार है इस देश का, और एक्सपोर्ट जो प्रदीप कह रहे हैं बड़ा ट्रिगर बन सकता है इस कंपनी के लिए। तो विकास सेठी, तुम्हारा बदानू भी स्वागत है। क्या अतुल ऑटो कैसी लगती है सर आपको? नहीं, देखिए आशीष, एक बहुत ही जबरदस्त कंपनी है। आपने गुजरात में रिप्लाई नहीं करा गुजराती में सर? नहीं, गुजराती मुझे नहीं आती, मैं मारवाड़ी हूँ, मिलते जुलते हैं बट गुजराती नहीं हूँ। तो मिलती जुलती चलेगी ना, मैंने भी तो ऐसी मिलता जुलता बोला कि सबको समझ में आया, मैंने पूछा क्या गलत बोला, मुझे पता है प्रदीप बोल रहे थे मुझे। नहीं, समझ में आती है, बोल नहीं पाता हूँ। वैसे आप अतुल ऑटो की बात कर रहे थे, अतुल ऑटो एक बहुत ही शानदार कंपनी है गुजरात से, एक मिड साइज कंपनी है, बट मतलब पिछले कई सालों में बहुत जबरदस्त रिटर्न दिए, और मुझे लगता है जिस तरह से ये 3 व्हीलर स्पेस में, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के स्पेस में कदम रख रही है, JBM ऑटो के साथ एक करार भी किया है, और हमने जो दिसंबर के जो सेल्स नंबर्स देखे बेहद ही शानदार थे। मुझे लगता है इस स्टॉक पे बिल्कुल एक पॉजिटिव रहना चाहिए, यहाँ पे भी खरीदारी की जा सकती है। मुझे लगता है एक साल में भी कुछ लेवल्स ऑफ 425 रुपीज ऑन द स्टॉक। ओके, अतुल ऑटो एक साल के लिहाज से भी बेहद अट्रैक्टिव यहां से भी ये स्टॉक नजर आता है, और तमाम फंडामेंटल्स प्रदीप ने बखूबी हाईलाइट भी कर दिए इस कंपनी के। तो इस गुजरात के जेम को अपने रेडार पे रखें, और वो जेम्स में हमारे प्रोड्यूसर साहब ने स्मार्टली ग्राफिक्स भी बना रखे हैं आप लोगों के लिए, ये इवेंचुअल टारगेट प्राइस स्टॉक का। अगला स्टॉक गुजरात बोरोसिल, और नाम में ही गुजरात है, नाम में गुजरात है, बट ऑफ कोर्स, और मैं एक्चुअली जब इसकी रिसर्च कर रही थी तो मुझे लगा मुझे अपना टिफिन बॉक्स लाना चाहिए, बोरोसिल से वही होता है, लेकिन बोरोसिल ग्लास वर्क्स इस कंपनी में 25% हिस्सेदारी होल्ड करती है। गुजरात बोरोसिल प्राइमरीली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को फोकस करती है और बड़े पैमाने पर टेम्पर्ड ग्लास बनाती है, OEMs के साथ काफी ज्यादा काम है। ये लो आयन टेक्सचर्ड सोलर ग्लास बनाते हैं, फोटोवोल्टिक सेल्स जो जिसमें लगते हैं। तो इस समय इनफैक्ट पिछले कई सालों से, 2 दशकों से हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारी सोलर एनर्जी को बढ़ावा मिले और वहां पर बड़े पैमाने पर निवेश हो, और लकीली सरकार ने भी उसका पोटेंशियल समझा है, और वहां पर काफी ज्यादा बड़े पैमाने पर लोगों को रियायतें मिली हैं अगर आप सोलर पैनल्स अपने घर पर लगाना चाहते हैं, फैक्ट्रीज में लगाना चाहते हैं। और गुजरात बोरोसिल वो सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है जो पर्टिकुलरली ये पैनल्स सप्लाई करता है। इसमें एक चीज़ है, कंपनी ने जो प्लेट कलेक्टर्स हैं ग्रीन हाउसेस के लिए जो ग्लास बनाती है उसमें तो अपना दबदबा बनाया है, लेकिन अब इन्होंने स्पेसिफिकली एक टेम्पर्ड ग्लास आता है 2 mm वाला, जिसकी डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। मैंने इनफैक्ट इस पर काफ़ी टेक्निकल रिसर्च निकाल ली है जब मैं पढ़ रही थी, लेकिन एक अच्छी कंपनी है, और भारत में ऑफकोर्स एक बहुत अनएंडिंग मार्केट है, लेकिन सोलर या फिर रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल हमसे ज़्यादा और हमसे बेहतर यूरोपियन कंपनियां करती हैं, और उनके लिए भी अब शिपमेंट्स भेजने लगे हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ा मार्केट इनके लिए है। मैं इनफैक्ट इनके नंबर्स पढ़ रही थी, प्रॉफिट में हमने देखा है धीरे धीरे करके ग्रोथ देखने को मिली है। इनके ऑपरेटिंग मार्जिन्स जो इनफैक्ट 2 क्वार्टर पहले 6% के आसपास थे, पिछले क्वार्टर में आके 18% के आसपास हो गए, तो डबल से ज्यादा ग्रोथ देखने को मिली है, वो भी एक अच्छा साइन है। याद रखिए ये भरूच की कंपनी है, और कंपनी ने इनफैक्ट ये ठान ली है कि कम से कम 180 टन प्रति डे 2 mm टेम्पर्ड सोलर ग्लास की ये कैपेसिटी पर काम करेंगे। इन्होंने 435 करोड़ का निवेश भी डाला है, 2020 तक ओवरऑल कैपेसिटी को डबल करने की बात है, और कई जानकार हैं जो इस कंपनी को पढ़कर इस पे निवेश करने की सलाह दे रहे हैं। तो एक अच्छी कंपनी है, और आप रिन्यूएबल एनर्जी और स्पेशली सोलर एनर्जी से इस समय दूर नहीं रह सकते, जिस तरह से सरकार भी इधर पैसे लगा रही है। तो एक बहुत ही वाइब्रेंट प्ले है
इस पूरी थीम का। सोलर ग्लास, वाइब्रेंट प्ले और भरूच की कंपनी, और भरूच पे मैं स्ट्रेस डाल रहा था क्योंकि जब मैं अपना स्टॉक लेकर आऊंगा तो वो भी भरूच की कंपनी, इंटरेस्टिंगली मैं सुनते सुनते मुझे याद आया। तो इस स्टॉक पे गुजरात बोरोसिल पे कॉल क्या है? विकास सेठी अब मेरे ख्याल से साक्षात दिखने वाले हैं, हमको नहीं दिखने वाले, तो मैं जब दिख जाएंगे तब ही उनसे कॉल लूंगा। अगला स्टॉक कौन? मैं ये अपना बता देता हूँ, माइक मेरा ठीक हो चुका है, ऐसे करा टक 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 आपने, ठीक है, ठीक है। AIA इंजीनियरिंग की मैं बात कर रहा था। देखिए 1979 में अहमदाबाद में स्थापित हुई कंपनी, और ये कंपनी जो है वो सीमेंट, माइनिंग, थर्मल पावर जनरेशन के कंपनियों के लिए कामकाज करती है। मजे की बात ये है कि ये आप लोग सोचेंगे ये कारोबार भारत में तो बहुत ढीले चल रहे हैं, बस सीमेंट ने नई कैपेसिटी लगाई, माइनिंग को लेकर दिक्कत, लेकिन इनका जो कामकाज है वो दरअसल विदेश से आता है। तो आप पाएंगे कि करीब करीब ज़्यादातर जो इनकी आय है वो विदेशों से इनके पास में आती है, इसीलिए इस स्टॉक के ऊपर आपकी नज़र होनी चाहिए। 75% ऑफ द सेल्स दरअसल ये एक्सपोर्ट से कमाते हैं, और अगर आप देखें 75 देशों में ये कंपनी कामकाज करती है। अच्छा, अब प्रमोटर्स की हिस्सेदारी बहुत इंपॉर्टेंट होती है देखने के लिए कि किस तरह की हिस्सेदारी वो ओन करते हैं कंपनी में। 58% उनकी हिस्सेदारी है, म्यूचुअल फंड्स 14% हिस्सेदारी ओन करते हैं। और अब मैं आपको बताता हूँ किस तरह के म्यूचुअल फंड्स हैं वो। HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड, अच्छा नाम से ही पता चल रहा है कि HDFC का अपॉर्चुनिटी उनको लगती है तो उन्होंने इस फंड में लिया है। कोटक मिड कैप फंड, मल्टी कैप्स फंड्स और L&T इमर्जिंग बिजनेस फंड, तो ये सारे फंड्स हैं जो दरअसल इसमें होल्ड करते हैं स्टेक। अच्छा, FPIs फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स को भी ये शेयर पसंद है क्योंकि वो समझते हैं किस तरह की ग्रोथ दुनिया में इस तरह के कारोबार में है। 21% आशीष हिस्सेदारी FPIs के पास है इस शेयर की। नालंदा इंडिया इक्विटी फंड एक ऐसा फंड है आशीष, अगर आप इसकी होल्डिंग कभी देखें कौन कौन सी कंपनियों में है, NRB बेयरिंग, AIA में तो मैंने आपको बताया, पेज में ये फंड जो नालंदा फंड है ये जाना जाता है, दरअसल भारती में इस कंपनी ने 40 रुपए में शेयर खरीदा था, और भारती की स्टोरी हम सब ने देखी। तो ये 10-10% शेयर लेके बैठ जाते हैं और उसके बाद उस स्टोरी को प्ले आउट होने देते हैं और उसके बाद अपना पैसा बनाते हैं। तो ये नालंदा का खासियत है। इनके पास इस कंपनी में भी 9.6% हिस्सेदारी है। तो मैं कह रहा हूं अभी मत खरीदिएगा इस स्टॉक को, इस स्टॉक को अपने डार पर रखिए, और जब कभी कमजोरी हो तो इस शेयर को जरूर खरीदिए और भूल जाइए जैसा नालंदा कर रहा है, जैसा ये म्यूचुअल फंड्स कर रहे हैं। आपका बड़ा पैसा दरअसल तभी बनता है जब आप अच्छे शेयरों को सस्ते वैल्यूएशंस पर खरीद कर रखते हैं। तो ये उस तरह की कंपनी है, ये अभी के अभी लेकर 2% 3% ऊपर ट्रेड वाली कंपनी नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट ग्रेड की कंपनी है। नमूरा ने इसी हफ्ते अपनी रिपोर्ट में इसके लिए जो टारगेट्स दिए हैं वो 1945 के दिए हैं। तो आप समझ सकते हैं नतीजों से पहले अगर नमूरा अपनी नेक को स्टिक आउट करके कहता है कि खरीदिए ये कंपनी और रिजल्ट्स अच्छे आने वाले हैं, तो लगातार ही कंसिस्टेंटली बढ़िया नंबर दे रहे हैं, तो इन्वेस्टमेंट ग्रेड की कंपनी है। ओके, तो AIA इंजीनियरिंग इन्वेस्टमेंट ग्रेड की एक बेहतरीन जेम ऑफ गुजरात। सेठी साहब, गुजरात बोरोसिल और AIA इंजीनियरिंग, क्विकली बताएं सर, इन दोनों स्टॉक्स पे कॉल क्या होगा? देखिए, जहाँ तक गुजरात बोरोसिल का सवाल है, एक बहुत वो भी एक अच्छी कंपनी है, बोरोसिल ग्लास वर्क्स द्वारा प्रमोटेड कंपनी है, जो कि मेनली सोलर पैनल्स के लिए जो ग्लास है वो बनाती है। कंपनी अच्छी है, बट मुझे लगता है इन लेवल्स पे थोड़े वैल्यूएशंस के लिहाज से थोड़ी एक्सपेंसिव है, तो मेरी राय रहेगी। और दूसरी ये भी बात है कि चूंकि ये सिर्फ BSE में लिस्टेड है तो लिक्विडिटी थोड़ी कम रहती है, तो मेरी राय रहेगी कि इसको जिन्होंने लिया हुआ वो बिल्कुल बने रह सकते हैं। बाकी फ्रेश खरीदारी के लिए थोड़ी गिरावट का इंतजार करें। मेरा 1 साल का लक्ष्य रहेगा 125 रुपए का। ठीक बात। और जहाँ तक AIA इंजीनियरिंग का सवाल है, बहुत ही शानदार कंपनी है, एक अच्छी इंजीनियरिंग कंपनी है, और मुझे लगता है ये जो साल रहेगा, जो चालू साल है, उसमें कैपिटल गुड्स और इंजीनियरिंग सेक्टर अच्छा करना चाहिए। जिस तरह से एक इलेक्शन का ईयर है, सरकार का फोकस रहेगा, मुझे इन सबको देखते हुए ये कंपनी पसंद है। वैल्यूएशंस के लिहाज से भी अच्छी लगती है, और बहुत ही शानदार रिटर्न रेशियोज है। रिटर्न ऑन इक्विटी है अराउंड 17%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड करीबन 21% का है। और सबसे अच्छी बात है कि ये जिस सेक्टर में काम करती है वहाँ डेट फ्री कंपनीज बहुत ही कम है, और ये वन ऑफ द फ्यू कम डेट वाली या नेग्लिजिबल डेट वाली कंपनी है। मुझे लगता है इस स्टॉक को करंट लेवल्स पे भी खरीदा जा सकता है। मेरा 1 साल का लक्ष्य रहेगा 1950 रुपए का। ठीक बात, तो ये लेवल्स आप लोग की स्क्रीन पर भी आ रहे हैं। अगला स्टॉक मेरा गुजरात फ्लोरो। देखिए सीधे सीधे बोलूं तो इंडस्ट्रियल केमिकल वाली कंपनी है, और अगर मैं केमिकल्स का सबका नाम ले लूं तो फ्लोरो केमिकल्स, फ्लोरोपॉलीमर्स, वगैरह भी है ना, केमिकल्स,
और बारीकी से समझना है ना आपको, तो एक हफ्ता केमिस्ट्री का ट्यूशन ले लीजिए, सब कुछ समझ में आ जाएगा। क्योंकि फिर आते हैं केमिकल फॉर्मूला। 10वीं तक काफी थी। आपने केमिस्ट्री केमिस्ट्री मैंने छोड़ दी थी 10th के बाद। 10th के बाद, हाँ मैंने। तो एग्जैक्टली अगर आप देखें जब पढ़ते पढ़ते याद आने लगी थी केमिस्ट्री, मुझे याद आने लगी थी, इसलिए मैंने कहा कि इस पक्ष को छोड़ दो अब, ठीक है ना। इसके बाद आओ फाइनेंशियल्स पे। आप फाइनेंशियल्स कैसे रहे इस कंपनी के? देखिए पहली चीज मैंने देखी, इसको पूरी इंडस्ट्री से कंपेयर किया मैंने। फ्लोरो, ये गुजरात फ्लोरो, टाटा केमिकल्स हो गया इसी स्पेस में आरती इंडस्ट्रीज हो गया, इसी स्पेस में यूपीएल हो गया, इसी स्पेस में पिडिलाइट हो गया। पिछले 10 साल में इस इंडस्ट्री की सारी की ये 5वीं टॉप कंपनी है। इन 5 कंपनियों ने शानदार रिटर्न्स दिए हैं और इसने उसके साथ कंधे से कंधा मिला के रिटर्न्स दी। इस कंपनी की सबसे बड़ी बात यही है। मैं सिर्फ आपके स्क्रीन पर अगर आप देखें इसकी प्राइस परफॉर्मेंस रखता हूँ आशीष, लगभग 25 रुपए का स्टॉक 2005 में, आज लगभग 930 रुपए का स्टॉक है। ये स्क्रीन पे चार्ट्स है और ये सिर्फ अकेला नहीं है इस्लौता इंडस्ट्री का। जो मैंने कहा ना कि शीर्ष 5 कंपनियां हैं, एग्जैक्टली अगर आप देखें यही पैटर्न्स हैं उनके वहाँ पे, शानदार प्राइस परफॉर्मेंस। अच्छा एक और चीज़ आप देखिए, ये 2014 के बाद इसने जो प्राइस परफॉर्मेंस दी ना, स्पेशली मैंने यहाँ पे कोड किया 2005 से लेके 19 तक, लेकिन जो 2014 के बाद इसने किया ना वो तो गजब था। 2014 के बाद इसके फाइनेंशियल्स में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। 2014 में इसका प्राइस था 200 रुपये और आज है 945 रुपये भाव इसका। हुआ क्या, अगर आप देखें मार्च 2014 में इसकी रिटर्न ऑन इक्विटी क्या था, लगभग 4%। आज वो खड़ा है करीब 18.25% के आसपास। उस वक्त कितना महंगा था, एक्सपेंसिव, 47 की पीई थी, आज वो करीब खड़ी है 18 की पीई पर। तो सस्ता भी है और अर्निंग्स को भी जस्टिफाई कर रहा है ये कहीं ना कहीं। तो ये टेक्नो फंडा कॉल, आप देखिए अच्छा लग रहा है, चार्ट भी अच्छा लग रहा है। चार्ट पे तो अगर आप देखें एक वो राउंडिंग बॉटम जो है ना वो बना हुआ है और ये 945 950 के ऊपर उसकी नेकलाइन जो है ना गर्दन के ऊपर जो कट जाएगी वो तो याद रखिए वो नेकलाइन कट जाएगी। अच्छा एक और चीज़ है, अगर आप देखें बॉटम लाइन काफ़ी स्ट्रॉन्ग मेंटेन करते हैं ये। अगर मैं 4 क्वार्टर्स की पैमाइश करूँ अभी यहाँ पे, लगभग 2000 करोड़ रुपए के रेवेन्यू पे, सेल्स पे लगभग 500 करोड़ रुपए के नेट प्रॉफिट जनरेट किया इन्होंने। हर लिहाज से अगर आप देखें अच्छा हैंडल बन गया इसका जो राउंडिंग बॉटम। नहीं वो ये राउंडिंग बॉटम में हैंडल नहीं होता, कप एंड भाई देखो मैं तो जो अभी नया सीख रहा हूँ, मैंने कहा राउंडिंग बॉटम बना है तो कुछ दिन बाद ये इसी को कहेंगे अभी इसमें कप का पैटर्न बनने लगा। ठीक है, अगर राउंडिंग बॉटम फेल हो गया तो कप की विकास सेठी सर वही तो कह रहा था। बातें करते रहते हैं। आप बताइए गुजरात फ्लोरो कैसी लगती है सर कंपनी? ये देखिए आशीष, ये भी कंपनी बहुत ही अच्छी है और ज़बरदस्त रिटर्न्स दिए हैं ओवर प्रीवियस फ्यू इयर्स। और मुझे लगता है जिस तरह के स्ट्रॉन्ग नंबर्स इस कंपनी ने सितंबर तिमाही के लिए दिए, वहाँ हमने देखा प्रॉफिट्स करीबन 5 गुना बढ़ा है। 71 करोड़ से बढ़ के वो 462 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने पोस्ट किया। मुझे लगता है आने वाले क्वार्टर्स, आने वाले सालों में भी बहुत अच्छे नतीजे की उम्मीद इस कंपनी से की जा सकती है। मेरी करंट लेवल्स पे खरीदारी करने की सलाह रहेगी। मेरा 1 साल का लक्ष्य रहेगा 1150 रुपए खरीद के चलें। चलिए तो ये थे कुछ इंटरेस्टिंग गुजरात के जेम्स। ऐसे ही कुछ और स्टॉक्स लेकर आऊंगा ब्रेक के उस पार। सेठी साहब हमारे साथ बने हुए हैं, ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद लौटेंगे और इस बीच ये लोग आपस में डिस्कशन कर ही रहे हैं वो राउंडिंग बॉटम और कप के बारे में। इनको ब्रेक में बात कंटिन्यू करने देते हैं। गुजरात की वाइब्रेंट कंपनी जेम्स ऑफ गुजरात, बेहतरीन स्टॉक्स जो गुजरात बेस्ड हैं उनकी हम आज कर रहे हैं बातचीत। कुछ स्टॉक्स का मैसेज आ गया, हाँ जेम्स ऑफ गुजरात बाय जेम्स ऑफ आवाज। वाह वाह वाह, थैंक यू। बताइए, कंटिन्यू वरुण बचे हैं। वरुण कौन सा स्टॉक लेकर देखिए आए? इस बार वाइब्रेंट गुजरात में एक सेक्टर फोकस में रहेगा और वो है रियल एस्टेट सेक्टर। माना जा रहा है केवल अहमदाबाद में 20,000 करोड़ के आसपास के एमओयू साइन होने वाले हैं इस रियल एस्टेट सेक्टर में। ये वाइब्रेंट गुजरात के अंतर्गत? डेफिनेटली वाइब्रेंट गुजरात के अंतर्गत। और इसी अहमदाबाद से अपना कारोबार शुरू करने वाली कंपनी है अरविंद स्मार्ट स्पेसेस। इसने दरअसल 2009 में शुरू हुई थी, उसके बाद 2011 में पहला प्रोजेक्ट अहमदाबाद में खत्म किया, 2012 में बेंगलुरु में खत्म किया, 2015 में अरविंद से डीमर्ज हुई और अब ये पुणे में अपना प्रोजेक्ट कर रही है। इसके अलावा हैदराबाद में भी फोकस करने वाली है, तो पैन इंडिया लेवल पे ये फोकस करने वाली है। अगर आप फाइनेंशियल्स देखें तो 2016 में केवल 115 करोड़ के आसपास की आई थी, जो 2018 में बढ़ के 198 करोड़ हो गई है। और आने वाले 4 सालों में ये कंपनी का लक्ष्य है कि 1000 करोड़ के आसपास का आय ये करने वाली है, यानी कि अगले 4 साल में 50% के CAGR से कंपनी ग्रो करने वाली है। तो आप ये सोच सकते हैं कि किस तरह की ग्रोथ ये कंपनी डिलीवर करने वाली है। अभी करीब 13 से 14 मिलियन स्क्वायर फीट के आसपास की प्रॉपर्टीज हैंडल करते हो, 10 मिलियन स्क्वायर फीट के आसपास की प्रॉपर्टीज जो है वो इनके पास आने वाली है। तो काफी ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं। रियल एस्टेट सेक्टर वैसे ही फोकस में है और वाइब्रेंट गुजरात में काफी बड़े एमओयू साइन हो सकते हैं, इस कंपनी को फायदा हो सकता है। ठीक बात। अरविंद से अलग हुई कंपनी अरविंद स्मार्ट स्पेसेस जो रियल एस्टेट प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करने का काम करती है। सेठी साहब कंपनी कैसी है?
नहीं, बिल्कुल आशीष, ये भी एक बहुत ही अच्छी कंपनी है और बहुत ही मतलब एक हम्बल सी शुरुआत के बाद कंपनी ने एक एग्रेसिवली अपने आप को एक्सपेंड किया है, अहमदाबाद से फिर पुणे, बेंगलोर और अब हैदराबाद में भी कुछ प्रोजेक्ट्स लॉन्च करने जा रही है। रेगुलर इंटरवल पे नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च करती है और एक एसेट लाइट मॉडल पे काम करती है। तो मुझे लगता है ये स्टॉक भी यहाँ से अच्छा कर सकता है, एक अच्छे वैल्यूएशंस पे ट्रेड करता है। और सबसे खास बात यह है कि कंपनी की बैलेंस शीट में डेट भी बहुत ही कम है कंपेयर टू अदर कंपनीज इन दिस स्पेस। तो मुझे लगता है इस स्टॉक को भी करंट लेवल्स पे खरीदा जा सकता है। 1 साल का लक्ष्य रहेगा 175 रुपए का। ओके, तो ये वो गुजरात की बेहतरीन कंपनीज जो आगे अच्छा परफॉर्मेंस डिलीवर कर सकती हैं, अच्छी ग्रोथ डिलीवर कर सकती हैं, और सेठी साहब ने इन सब कंपनीज पे अपनी मुहर भी लगा दी। इन स्टॉक्स को रखें अपने रडार पर। और इस नोट पर आप सबका और सेठी साहब आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आउजो, बाय बाय।